नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के परिवार संरक्षण सप्ताह में आप सबका स्वागत है। परिवार वो नहीं होते हैं जिनकी छत एक होती है, बल्कि सही मायने में परिवार उसे कहते हैं जहां सबके दिल एक होते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले परिवार के सदस्य होते हैं, जिनके बीच रहकर हमें अपनी खुशियों को बांटने का सुख मिलता है और साथ ही दुखों को बुलाने का हौसला भी। परिवार में हम सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सही जगह है यार, एकदम मस्त आहे रे। काय तुला कसं वाटतंय? अबे ये जगह तो एकदम सुनसान लग रही है। तो क्या चर्चगेट स्टेशन जाके पिएगा क्या? हाँ, वहां बहुत रश होगी। अभी दुनिया को दिखा के पीना है। बैठिया, चल फोटो खोल। मस्त जगह है यार, एकदम सुनसान शांत, मजा आएगा। रात भर पियो, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे हाँ, लगता है वहां पे कोई है। किधर पे? वो दिख, किधर? ओ अंकल, अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल, अंकल। साहब, वो हम लोग यहाँ आए तो ये आदमी हमें उस टंकी में मिला और उसके बाद हमने आपको फोन करके साहब बुला लिया। बस तुम लोग क्या क्या कर रहे थे? बस ऐसे आए थे, गर्मी के दिन है तो थोड़ा ठंडी हवा खाने के लिए बस ऐसे ही टहल रहे थे। शमीम, इनके नाम, नंबर और एड्रेस ले लो और स्टेटमेंट ले लो इनका। अखिलेश यादव नाम है, इट इज मीरा रोड में दे रहा था। अरे देखिए सर, लगता है किसी चीज से टकराने की वजह से यह निशान हुआ होगा। ठीक है, इसके फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कुछ मिला? सर कुछ मिला ही, लेकिन उनके सर के पीछे ना एक चोट का ताजा निशान है, लेकिन खून कहीं नहीं मिला। किसी भी परिवार का सबसे अहम सदस्य होता है उस परिवार का मुखिया। मुखिया जो परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखता है, परिवार की भलाई के लिए मजबूत फैसले लेता है। एक दिन जब यही मुखिया परिवार के बीच नहीं रहता है तो परिवार के हर सदस्य पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके सर से किसी ने छत छीन ली। क्या हाल हुआ होगा उस परिवार का जब उन्हें पता चला होगा कि उनके सर से उनके मुखिया का साया उठ चुका है। सर, मैं अखिलेश जी का साला हूँ, नंदा मेरी बहन है। सर, कैसे हुआ ये सब? किसने किया होगा? तो जब इंक्वायरी कर रहे हैं, एक बात बताइए, उस बंद बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या कर रहे थे? ये तो हमें भी नहीं पता। सारी रात हम इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई साहब कहाँ गए होंगे। तो रात भर सभी रिश्तेदारों को, सभी जान पहचान वालों को फोन करके पूछा, लेकिन हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हमें लगा कि वो किसी रिश्तेदार के पास चले गए होंगे और सुबह तक आ जाएंगे। सुबह अगर देर तक नहीं लौटते तो हम आपके पास आ जाते, लेकिन तब तक। देखिए, कुछ परेशानी थी या कुछ प्रॉब्लम्स थे? अगर कुछ है तो साफ साफ बता दीजिए। वो नाराज थे, एक तो टूट गए थे। अगर पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो इतना ज़ायला नस्ता दिला। नाराज थे किस बात के लिए? अरे इतनी जल्दी आ गए? छाया, काय झालं ग? अगं काय झालं? लवकर फिरून आले तुम्ही लोग, कसा काय? बाबा, वो बाइक खराब हो गई थी। बाइक मत बोल उसे, खटारा बोल, खटारा। इतनी धूप में रोड पे घसीटते हुए लेके आ रहा हूँ उसको मैं। आपको तो शर्म आएगी नहीं? आपके घर का दरवाजे से रोड पे पैदल में बाइक घसीटते हुए लेके आ रहा है। शर्म आती ना, तब तक कार ला के दे दिए होते आप। आज छोड़ मला, अपने लिए नहीं मांग रहा मैं, तेरे लिए मांग रहा हूँ। इस घर की बेटी के लिए मांग रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा। मैंने कार देने का वादा किया था तुमको, पर क्या कि वो
पैसों का बंदोबस्त? अरे पैसों का बंदोबस्त तो शादी के टाइम से कर रहे हैं आप। झाला क्या तपरंता? इसलिए आपकी नियत नहीं देने की, नियत होती तो दे दी होती अब तक। और गलती मेरी है, मुझे हेलीकॉप्टर मांगना चाहिए था तब कार देते थे आप पर टाइम पे। जावई बापू, ऐसा तो नहीं है ना कि आज तक कुछ नहीं दिया आपको? आए दिन कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में ठीक से घुसा लो कि मैं आप लोग से कुछ मांगता नहीं हूँ, और जो भी मांगता हूँ आप अपनी बेटी को देते हो, मेरे को नहीं देते। मेरा क्या है, मैं तो पैदल भी चल लूंगा। अच्छा, तो अब तक कार का भूत उतरा नहीं तुम्हारे सर से? हाँ, बघितला तिनकी डिमांड पूरी करने का नतीजा। काय गप्पा बसू, तो पहले से ही जानता था ये आदमी सुधरने वाला नहीं है। आधी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि आता काय हवाय, कार पाहिजे याला। अरे कहां तक पूरी करेंगे आप इनकी फरमाइशें? विकास, तू जा यहाँ से, मैं कर दूंगा, सब संभाल लूंगा। सोडा हो, तेरे को देना नहीं है ना, क्यों पड़ रहा है इसके बीच में? चल तुम्हें थांबना 1 मिनट। तुमको कार चाहिए ना? हाँ, तो पहले मेहनत करना सीखो। अरे मांगने से ना भीख मिलती है, भीख, समझे? ऐसा क्या? छीन लिया। अभी नई कार लाके थे और अपनी खटारा लेके जाते। गाड़ी विकास, विकास वाला दिए, विकास। बेटे और दामाद को लड़ता देखकर एकदम टूट गए थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। रात को भी किसी से बात नहीं की। मैं विचार पर कुछ नहीं बोले। रात को बाहर जाने निकले तो पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले टहल कर आता हूँ। सोचा मन हल्का करके आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया या जानने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गए होंगे? वो फोन घर पर ही भूल कर गए थे। आपका बेटा कहाँ है? साहब, वो कल रात अपने एक दोस्त के पास चला गया था, उसे खबर कर दी है। और आपका पति गगन तो उड़े? वो गाड़ी लेके चले गए और उनका फोन भी बंद आ रहा था, तो हम उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं कर पाए। उनका किसी से झगड़ा हुआ था, कोई पैसे का लेन देन या ऐसा और कुछ? नहीं सर, भावजी एकदम सरल मानुस होते, उनका कोई दुश्मन नहीं था जो उनकी जान ले सके। ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करेंगे। आप लोग घर जाइए, कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। वैसे नमस्ते। सर, अखिलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश की मौत 13 तारीख को रात को 1 से 2 बजे के बीच में हुई है। सर, अखिलेश के बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया है, नॉर्मल से ज्यादा। बोलकर ये अखिलेश के सीने पे जो निशान है वो किस चीज का समझ में नहीं आ रहा है। काम करो, अखिलेश की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है वहां से कुछ लीड मिल जाए। ओके सर, हाँ बोल कर बोल। ठीक है, एक काम कर, कॉल रिकॉर्ड घेऊन इकडेच येतो। जाऊ दे त्या गाडीला। सर, ये रहा है अखिलेश के कॉल रिकॉर्ड। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक अखिलेश को उस दिन उसके घर वालों के अलावा एक नंबर से 2 बार फोन आया था, एक दोपहर को 2 बजे और एक रात को 8:35 पर। उसके बाद वो फोन बंद। किसका नंबर है ये? सर, किसी फेक आईडी पर लिया गया। पता करो नंबर किसका है और इस गगन की क्या कहानी है। घर वालों के हिसाब से वो पैसों का लालची आदमी है, तो हो सकता है कि पैसों के लालच में उसने अपने ससुर को मार डाला हो सकता है सर। ससुर को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अब वो अपनी सासू मां पर प्रेशर बना सकता है। इस फैमिली को एक बार मिलना पड़ेगा। अरे कोशिश तो ही कर रहा हूँ कि कार लेके ही आऊँ, बिना कार के तो हिलने वाला भी नहीं यहाँ से मैं। फिर किसी के मर जाने से कुछ रुकता थोड़ी है। हाँ चला, नंतर करता हूँ तुला। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था 1-2 दिन के लिए तुमको घर लेके चलता हूँ, और वो कार से जाने के लिए सोच रहा था मैं। अब बाबा ने तो फैसला कर ही लिया था ना कि कार देंगे करके। वो विकास की कार एकदम खटा रहा है कि जब रास्ते में बंद पड़ी तो पंगा हो जाएगा। अरे अभी अभी इस घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, कम से कम बाबा की चिता की आग तो ठंडी हो जाने दो। अरे तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि बाबा के मरने का मुझे गम ही नहीं है? तेरे से ज्यादा रोया मैं, समझी क्या? तभी क्या करूं कि अपनी जरूरतों को भूल जाऊं? कौन सी जरूरत की बातें कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो ऐसे ही फैमिली डिस्कशन चल रहा था।
तू अंदर जा। बोलिए ना सर, क्या हो गया? तुम कौन हो? इसका पति लगन। तुम्हें ही कार चाहिए थी ना? सर आज जाऊया, आज जाऊन बोलूया। आइए ना सर, अंदर आइए। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने ससुर की हत्या कर दी और कार की डिमांड की? सर मेरे ससुर जी खुद मुझे कार गिफ्ट देना चाहते थे, अब मुझे भी नहीं, अपनी अपनी बेटी को देना चाहते थे और वो देने के लिए तैयार भी थे सर। अब पूछो किसी से भी। आई बोलना। हमने तो सुना है कि तुम गाड़ी के लिए उन्हें परेशान करते थे। सर वो मेरी वजह से परेशान नहीं थे, अपने बेटे की वजह से परेशान थे, उसके बार बार पैसा मांगने की वजह से। बेटा मतलब विकास, लेकिन वो क्यों पैसे मांग रहा था? वो मेरे को नहीं पता साहब, उस दिन मेरे साथ वो झगड़ा कर रहा था तो। जगन थाम, गाडीची चाबी दे, गाडीची चाबी दे माझ्या। हात लावायचा नाही गाडीला, कळलं ना? अबे चल चाबी आण इकडे। क्या कर रहा है? चल गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मेरी बात सुन एक बार। क्यों सुनी तुम्हारी बात? हाँ? गाड़ी हाथ में लावायचा। अबे कैसा भाई है, तो अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? अपने बाप को बोल नई गाड़ी लाके दे, उसको लेके जा। सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे मैंने अपने पैसे से कमाई है ये गाड़ी। बात क्यों नहीं सुन रहा तू? थोड़े दिन में नई गाड़ी लाके दे दूंगा उसे, तेरी गाड़ी वापस आ जाएगी। खरीदने के लिए पैसे आपके पास और मैं बिजनेस के लिए पैसे मांगा तो जब डिले होती नहीं आप। अरे ये खुलती कैसे है? हाँ खोलनी नहीं आती और गाड़ी पाई तुला? खुल गई। हाँ अरे चल छोड़। विकास छोड़ दो। अरे तू जीता। विकास असं नाही करू शकत। वो अपने बाबा के साथ उसकी लड़ाई हुई थी पर पैसों के लिए, और ऐसे झगड़े के लिए कोई कैसे मार सकता है? वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि पैसे के लिए झगड़े में कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? आपका बेटा विकास अपने दोस्त के घर से अभी तक आया नहीं? वो आया था पर काम पे चला गया। कॉल सेंटर मध्ये कामाला येतो। अभी पिताजी की मौत हो गई और ये ऑफिस भी चला गया। आ जाएगा तो पुलिस स्टेशन भेज दीजिए उसे। सर ये विकास के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे उसी के ऊपर शक आ रहा है। जब हमने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था तब भी वो नहीं आया था, और जब हम उसके घर पे गए थे वहाँ पर भी वो नहीं था। गगन की हर जरूरतें अखिलेश पूरी कर रहा था, वही विकास को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था जो अखिलेश दे नहीं रहा था। अगर विकास अखिलेश को मारता है तो अखिलेश की सारी प्रॉपर्टी विकास के नाम हो जाती है, जिससे वो बिजनेस शुरू कर सकता था। शक तो विकास पे भी जाता है। एक काम करो, उसके पूरे परिवार की कुंडली निकलो। यस सर। परिवार में रिश्ते पैसों की कमजोर डोर से नहीं बंधे होते, बल्कि प्रेम और सम्मान की मजबूत नींव पर बने घर में परिवार बसते हैं। निजी स्वार्थ या खुदगर्जी किसी भी रिश्ते के बीच फासले पैदा कर देती है, और अगर यही स्वार्थ और खुदगर्जी परिवार के सदस्यों के बीच में पनपने लगे तो रिश्तों की मिठास धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अखिलेश के दामाद और बेटे का भी अपना एक निजी स्वार्थ था, तो क्या अखिलेश की हत्या इसी निजी स्वार्थ के कारण हुई थी, या फिर इस परिवार के कई और राज भी थे जो अभी पुलिस के सामने खुलने बाकी थे? अब तुम्हारा धंधा शुरू कैसे होगा? धंधा तो शुरू होना रख रे, बस थोड़ा माहौल शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, सर जिस बिल्डिंग में अखिलेश की लाश मिली है उस बिल्डिंग के मालिक से हमने पूछताछ की, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम उसके ऊपर शक कर सकें। लेकिन हाँ सर, कुछ लीगल इश्यूज की वजह से वो बिल्डिंग बंद जरूर है, लेकिन वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है। मर्डर वाली रात से वो गायब है। शायद वो गांव चला गया है या गांव भाग गया है। हमने बिल्डिंग के मालिक से उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर ले लिया है। जल्दी वो हमारे सामने होगा। विकास मिलने आया है। बुलाओ उसे। आई ने मुझे फोन पे बताया कि आपने बुलाया है। तुम्हारे घर वाले पुलिस स्टेशन में आए थे। घर वाले मतलब तुम्हारी माँ, मामा, बहन। तुम नहीं आए थे। हम तुम्हारे घर पर भी गए थे, तुम वहां पर भी नहीं मिले हमें। कोई खास वजह जो हमसे छिप रहे हो? सर उस रात मैं अपने दोस्त के घर पे था, रात को जरा ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली।
लेकिन जब घर वालों ने मुझे फोन करके बताया, मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने के लिए निकला था। लेकिन जब तक पुलिस स्टेशन आता तब तक घर वाले निकल चुके थे, इसलिए नहीं आ पाया। जहां पर तुम्हारे पिताजी की लाश मिली, तुम उस एरिया में क्या कर रहे थे? मंजे, मुझे कुछ समझा नहीं सर। समझने के और समझाने के कई तरीके हैं हमारे पास। तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से हमें यह पता चल गया है जिस जगह पर तुम्हारे पिताजी की लाश मिली तुम उस एरिया में गए थे। सीधे सीधे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे जवाब देना, क्या करने गए थे तुम वहां पर? सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उस रात मैं अपने दोस्त के घर पे था। मूड खराब था, इसलिए हम दोनों ड्रिंक करने बैठ गए थे। अब बाबा वहां कैसे आए, उनके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता सर। विकास, तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तुम्हें पैसों की जरूरत थी और वो पैसे तुमने अखिलेश जी से मांगे थे, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था। कहीं इन पैसों के चक्कर में तो तुमने अपने पिताजी को नहीं मारा? तो ये क्या बोले सर आप? हाँ, ये सच है कि मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने बाबा से पैसे मांगे भी थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि पैसे न मिलने पर मैं अपने ही बाबा का खून कर दूं। और सर, कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप से पैसे नहीं मांगता? सर, मैं मेहनत करता हूँ, सोचा बाबा से पैसे मांगकर खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करूं। और रही बात पैसे मांगने पर खून करने की, तो मेरा जीजा गगन, वो तो बाबा से कार मांग रहा था, वो भी तो खून कर सकता है। किसने जुर्म किया है उसका पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। तुम जा सकते, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लो, लेकिन हाँ, बिना इन्फॉर्म किए शहर छोड़ के मत जाना। अखिलेश यादव से बैंक स्टेटमेंट लिया है सर। इस बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि अखिलेश यादव ने पिछले 3 सालों में कई बार अपनी एफडी तोड़ी और जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन भी दोपहर को 3:30 बजे के करीब उसके बैंक से 1 लाख रुपए विड्रॉल किए गए। 1 लाख रुपए काट ले? किस लिए? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश का जमाई गगन उससे कार मांग रहा था और गगन को देने के लिए ये पैसे उसने विड्रॉल किए होंगे? बोलकर 1 लाख रुपए में कहां गाड़ी आती है? हो सकता है ये पैसे उसने विकास के लिए निकाले हो, या शायद किसी बाहर वाले के लिए। पर किसे? और एक बात सर, अखिलेश के बैंक डिटेल से यह भी पता चला है कि अखिलेश का एक पर्टिकुलर होटल में कई बार ट्रांजैक्शन हुआ है। होटल में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद कोई लीड मिल जाए। गिफ्ट देने वाले थे आज मेरे को कार, बोले बस थोड़े दिनों में तुमको गिफ्ट दे दूंगा। भगवान को पता नहीं क्या मर्जी थी। हाँ, वो यहाँ रेगुलर आया जाया करते थे। तुमने उन्हें यहाँ पर आखिरी बार कब देखा था? अभी कुछ दिन पहले आए थे, शायद जिस दिन उनका डेथ हुआ था उसके 1 दिन पहले शाम को यहाँ देखा था। हाँ, उनका उस औरत के साथ काफी झगड़ा भी हुआ था। औरत? तुम जानते हो उस औरत को? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्यों आई हूँ मतलब? अपना दुख जताने आई हूँ। मुझे भी दुख हो रहा है इस घड़ी में। मैं आप सबके साथ हूँ। तुम्हें कितना दुख हो रहा है ना, समझता हूँ मैं। तुम्हें अपनी इज्जत का तमाशा बनाने का शौक होगा, हमको नहीं है। प्लीज प्लीज यहाँ से चुपचाप चली जाओ। कौन है ये? मेरा नाम सुमुखी है। सुमुखी? कौन सुमुखी? मैं अखिलेश जी की खास दोस्त थी। खास। वो सुमुखी के साथ कई कई घंटे यहाँ बैठे रहते थे, लेकिन
ऐसे झगड़ा हुआ ना दोनों में कि लगा अब कभी नहीं मिलेंगे दोनों। किस बात पे झगड़ा हुआ था, कुछ सुना था तुमने? नहीं साहब, मैं ठीक से तो सुन नहीं पाया कुछ, लेकिन हाँ झगड़े के बाद दोनों अलग अलग गए थे। अखिलेश काफी परेशान भी दिख रहा था। ठीक है, ओके साहब। सर उस रात उस बिल्डिंग में जिस गार्ड की ड्यूटी थी वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, शायद कुछ निकल है। चलो। नाम क्या है तेरा? साहब भीषण सिंह। ड्यूटी छोड़कर क्यों भागा था तू? साहब मैं भगा नहीं था, मैं तो अपने गांव गया हुआ था। तुझे पता भी है जहां पर तू काम करता है उस बिल्डिंग में क्या हुआ? पता नहीं साहब। अब बिना टाइम पास के बता, उस मर्डर के बारे में क्या जानता है तू? साहब मुझे अभी आपसे पता लग रहा है कि उस बिल्डिंग में लाश मिली है, और मैं भगा नहीं था साहब, मेरा यकीन करिए। मैं तो कई दिन पहले अपने गांव की टिकट को बुक करवा लिया था साहब। साहब मैं अभी आपको अपनी टिकट दिखाता हूँ साहब। अरे बाप रे, टिकट कहाँ चली गई? अभी दिखाता हूँ साहब। हाँ ये साहब, ये देखिए, ये उसी दिन की टिकट है जिस दिन मैं गांव जाने वाला था। मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये फोटो देख और बता, इस आदमी को उस बिल्डिंग के आसपास कभी देखा था? देखा था साहब, उस रात ये किसी को पैसा दे रहा था। किसे पैसे दे रहा था वो? उस रात मैं अपने बिल्डिंग के गेट पर ड्यूटी कर रहा था। ये आदमी वहां पर आया और गेट के सामने खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। जेब से पैसे निकालकर गिनने लग गया था। कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल आया, उस पर एक लड़का बैठा हुआ था और साथ में एक लड़की भी थी। लड़के का चेहरा देखा है तूने? नहीं साहब, चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था और काफी अंधेरा भी था। चल निकल ले। प्रणाम साहब। बोलकर इस वॉचमैन में भरोसा नहीं कर सकते। पता करो ये सच में गांव गया था या ऐसे दिखाने के लिए टिकट निकाला था? इस 1 लाख रुपए और सुमुखी के बारे में अखिलेश के घर वाले से पूछते हैं। अरे छी 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 छी, खास बोल के गई एकदम खास। मैं तो सोच के शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आई शपथ, मेरे को पहला पता होता ना, इतना गिरा हुआ परिवार आप लोगों का, कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलता मैं। क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो आप? कब से कब आई के बारे में तो सोचो। प्लीज चुप हो जाओ। अरे मुझे तो चुप करा लेगी तू, लेकिन जब आजू बाजू वाले बोलना शुरू करेंगे तो किस किस का मुंह बंद कराएगी? माता जी बस बहुत हो गया, अभी मुझे नई कार दिलाई है, रुखसत कीजिए इस घर से। मेरा दम घुट रहा है इस घर की हवाओं में। देखो गगन, जो चला गया उसके बारे में ऐसी बात नहीं करते। अरे तू यहाँ घराचा जावई है, इस परिवार का हिस्सा हो तुम। अरे भरने गए इस परिवार का हिस्सा। अब तो लड़की की मामा हो, बताओ कभी गिरा रहे कार आप? आपसे कुछ बात करनी है। अभी क्या हो गया सर? चुपचाप खड़े रहो, आप खड़े रहो। अब सुमुखी के बारे में पहले से जानती थी? जी हाँ, जानती थी मैं, और सब कुछ जानने के बावजूद भी काहीच करू शकत नव्हते। सुमुखी उनकी जिंदगी में काफी सालों से थी और वो खुश थे उसके साथ। इस बात को लेकर कई बार हमारा झगड़ा भी हुआ, पर आखिर मैंने मान लिया था कि वो उनकी जिंदगी से नहीं जा सकती, आणि मी तरी त्यांना सोडून कुठे गेले असते? सुमुखीचा नंबर आणि ऍड्रेस आहे तुमच्याकडे? बोलकर अरे हाँ, एक बात पूछनी थी। जिस दिन अखिलेश जी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करके किसी लड़के को दिए। कोई जानता है उस लड़के के बारे में? नहीं सर, हमको नहीं पता। हम गैरों से अपने कई राज छुपा ले जाते हैं, लेकिन अपनों से दिल की बात कह देते हैं, और खास तौर पर तब जब वो हमारा अपना परिवार होता है। परिवार में हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
अगर हम अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो फिर हम अपने परिवार को धोखा दे रहे होते हैं। और जिस दिन इस धोखे से पर्दा उठता है तो अपनों को चोट पहुंचती है, और धोखे से मिली हुई चोट को भरने में वक्त लगता है। अखिलेश अपने परिवार के लिए ईमानदार नहीं था, तो क्या उसकी हत्या उसकी ही गलती का नतीजा थी, या फिर इस हत्या से जुड़े और भी कई पहलू थे जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए थे? जी अखिलेश को जानती हो? या ना अंदर बैठ के बात करते साहब। पूछिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अखिलेश को अब से जानती हो? काफी सालों से अच्छे दोस्त हैं मेरे। मेरा मतलब अच्छे दोस्त थे मेरे। तो तुम्हारे क्या थे वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमें वो बताओ जो हम जानना चाहते हैं। अच्छे लगते थे मुझे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस दिन तुम्हारा उनके साथ होटल में झगड़ा हुआ था, किस बात पर हुआ था? इतने सालों का रिश्ता एक ही झटके में तोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये रिश्ता अब और दिन तक छुपा के नहीं रख सकता। ऐसा है कि अभी तो घर वालों को ही पता है, तेरे साथ घूमूंगा तो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा। तो लोगों के डर से तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? हाँ। कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा, क्योंकि तू मेरे सर का बोझ बनती जा रही है। मेरा भी तो पति है, मैं तो किसी से नहीं डरती। एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा ले, मैं तुझे मिलूंगा नहीं, ना तू मुझे फोन करेगी और ना मैसेज करेगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितने दिन मेरे बगैर रह पाओगे। उसके बाद मैं सीधे घर आ गई थी। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया था, मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। घर में और कौन कौन रहता है? मी, माझा नवरा बाला आणि माझा मुलगा आकाश। तुम्हारे पति को पता है ये सब? नहीं साहब। इस वक्त दोनों कहाँ हैं? बाला मुंबई से किसी काम से बाहर गया है और आकाश कॉलेज ट्रिप में। ठीक है। मुर्गत झूठ बोल रही है, इसके कुंडली निकाल। और ये बाला और आकाश, इसके बारे में भी पता करो। ओके सर। जिस दिन अखिलेश जी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करके किसी लड़के को दिए थे। सर, जिस नंबर से अखिलेश की मर्डर वाली रात अखिलेश को 2 बार फोन किया गया था, उसके डिटेल्स मिल गए। किसी फेक आईडी पर वो नंबर खरीदा गया था। सर, चौंका देने वाली बात यह है कि वो नंबर सुमुखी के हैंडसेट से ऑपरेट हुआ था। ये देखिए सर, सुमुखी के हैंडसेट के EMI नंबर और इन दोनों नंबर की EMI सेम है। इसका मतलब सुमुखी एक ही हैंडसेट में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करती है, या फिर किसी ने सुमुखी के हैंडसेट में दूसरा सिम कार्ड डालकर अखिलेश को कॉल किया है। हो सकता है ये बाला ने किया हो। उसने सही मौका देकर अखिलेश को अपने रास्ते से हटा दिया। सर, आपसे राजा और विकास मिलना चाहते हैं। बोलो। सर, मुझे लगता है बाबा ने जिस लड़के को 1 लाख रुपए दिए होंगे वो लड़का शायद आकाश होगा। आकाश? वो सुमुखी का बेटा? जी सर, उस दिन बाबा का पीछा करते हुए मैं होटल तक पहुंच गया था। कौन हो रहे तुम लोग? हाँ, ये क्या चालू है? हाँ? अरे विकास, मैं आकाश, सुमुखी का लड़का। तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जितना तुम नाराज हो ना अपने बाबा से, उतना ही मैं नाराज हूँ अपनी आई से। तुम बताओ इसमें हम दोनों का क्या कसूर है? और हाँ, ये फोटोज का तुम्हारे बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैंने अपने मतलब के लिए लिया है। कौन सा मतलब है? वो क्या है ना, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आई है कि इस शादी के बहुत खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो, इसीलिए हमने भाग के शादी करने का प्लान किया है।
और भागकर शादी करने के लिए तो कुछ पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैं ये कुछ तस्वीरें ले रहा था। ओह अच्छा, तो ये तस्वीरें दिखा के तू अपनी आई को ब्लैकमेल करेगा? हाँ सर, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आकाश ने शायद अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे वहां से पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए फिर उसने मेरे बाबा को ब्लैकमेल किया होगा और शायद बाबा ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए होंगे। ठीक है, जाओ दो। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सटीक है जितनी की पहले थी। घर के बड़े जब गलत राह पर चल पड़ते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने पीछे अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं, और गलत राह पर पड़े इन पैरों के निशानों पर अब उनके बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। सुमुखी के बेटे ने भी अपनी मां की तरह गलत राह पर चलना शुरू कर दिया था। तो क्या अखिलेश की हत्या की वजह ब्लैकमेलिंग थी, या फिर इस हत्या की गुत्थी अभी सुलझनी बाकी थी? जिस दिन अखिलेश का मर्डर हुआ था, तुम्हारे मोबाइल से उसे 2 बार कॉल किया गया था। फोन तुम्हारा था लेकिन नंबर किसी और का। भाई साहब, मैंने कोई कॉल नहीं किया था और मैं एक ही नंबर यूज करती हूँ। तो तुम्हारे पति या बेटे ने किया होगा। नहीं नहीं साहब, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारा बेटा कॉलेज ट्रिप के लिए गया ना? वो झूठ मत बोलो, हमें पता है वो कोई ट्रिप के लिए नहीं गया है। कहाँ है वो एक लड़की के साथ भाग गया है। उसका नंबर दो। साहब, उसका फोन घर पे ही है, टूट गया था। दिखाओ। हाँ, उसने एक बार भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? नहीं। इस लड़की के साथ भागा है, उसके डिटेल्स दे दो। क्या हो गया? आप कौन? बाड़ा। अखिलेश के बारे में क्या जानते हो? साहब, वो मेरी बीवी सुमुखी का दोस्त था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता सब कुछ था, पर मैंने अपना मुंह नहीं खोला कभी। सर, आकाश का पता चल गया है। वो जिस लड़की के साथ भागा था, हमने उसका मोबाइल ट्रेस किया है। दोनों की लोकेशन मिल गई है। चल बोल फटाफट, इतना सारा पैसा क्या किया तूने? हाँ, वो साहब, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग के शादी बनाना चाहता था। तू तो अपनी माँ को ब्लैकमेल करने वाला था ना, फिर अखिलेश को क्यों ब्लैकमेल किया? वो मैंने झूठ बोला विकास को साहब। मुझे पता था आई के पास पैसा नहीं होगा, अखिलेश के पास पैसे होंगे ये सोचकर मैंने उसको फोन किया, और उसने मुझे बाद में अगले दिन रात में 8 बजे मिलने भी बुलाया। ये ले पैसे, सारे फोटो डिलीट कर देना कि तेरी माँ से अब मेरा कोई चक्कर नहीं है, समझा? अखिलेश को कॉल करने के लिए तूने अपने माँ का मोबाइल क्यों इस्तेमाल किया? वो सब मेरा फोन टूट गया था और आई का फोन तो घर पर ही पड़ा रहता था, तो मैंने उसमें नवा सिम डाल के इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दोनों को ये पता चल जाएगा कि मैंने किसके फोन से फोन किया था। बेटा, ये वर्दी मैंने इसीलिए पहन कर रखी है कि तेरे जैसे लोगों के दिमाग से लेकर हरकतों तक हम पहुंच सके। बोलकर इस केस में सबूत हमसे बहुत दूर है, या फिर इतने पास है जो हमें नजर ही नहीं आ रहे। इस केस की कड़ियां अगर हम जोड़ते हैं तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। गगन एक लालची आदमी जिसे कार चाहिए थी और अखिलेश उसे दे नहीं रहा था, तो हेलीकॉप्टर मांगना चाहिए था, तब कार देते थे आप टाइम पे। उनका बेटा विकास, उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी, अखिलेश उसे भी पैसे नहीं दे रहा था। खरीदने के लिए पैसे आपके पास और मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ, तो जब डिले होती नहीं है आपकी। तो विकास के दोस्त ने ये बात कंफर्म की है कि उस रात वो विकास के साथ ही था। सुमुखी, जिसका अखिलेश के साथ अफेयर था, लेकिन वो अफेयर तोड़ना चाहता था। इतने सालों का रिश्ता एक ही झटके में तोड़ दोगे क्या? हाँ, तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये रिश्ता और दिनों तक छुपा के नहीं रख सकता। बाला, सुमुखी और अखिलेश के अफेयर के बारे में उसे अब पता चल गया था। और आकाश, जिसने सिर्फ पैसों के लिए अखिलेश को ब्लैकमेल किया था। हाँ सर, आकाश का मकसद सिर्फ पैसे लेना था, और पैसे लेने के बाद वो सीधा होटल चला गया। क्या हुआ सर? बोलकर अखिलेश के सीने पे ये जो दाग है ना, वो मुझे हैरान कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसे मैंने पहले कहीं देखा है।
देखो ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है सर, यही कोई 10 साल पुरानी होगी। दस साल पुरानी बिल्डिंग में एक चीज ऐसी है जो उतनी पुरानी नहीं जितनी होनी चाहिए। वो कौन सी सर? चलो। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये टंकी उतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी होनी चाहिए। इसका मतलब इस टंकी को लाश के साथ यहाँ लाके रख दिया गया है। जरा देखो ये कौन से ब्रांड की टंकी है। सर, प्राइमा। और बाकी की टंकियां कौन सी कंपनी की हैं? चेक करो। सर, बाकी की टंकियां रियॉक कंपनी की हैं। रियॉक? बोरकर, मुझे लगता है हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। सर, एक लाश के साथ इतनी भारी टंकी यहां पर लाना किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। हाँ जी, थोड़ा पंखा तेज करिए, बहुत गर्मी लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे अचानक? आपको फोन करके आना चाहिए था मुझे। मेरा मतलब बोलकर काय झालं? मैं वो आता हूँ थोड़ा सा। कहा जा रहा? मीटिंग है मेरी। पहले ये मीटिंग तो खत्म कर ली। वो मीटिंग खत्म करने के लिए जिंदगी पड़ी है तेरे पास। खड़ा रहे। सर, ये मेरा है। विकास, जिस रात तुम्हारे बाबा का कत्ल हुआ तुम तुम्हारे दोस्त के साथ शराब पी रहे थे। हाँ सर, चाहे तो आप पता कर सकते हैं। पता कर लिया? इसका यह मतलब नहीं कि रात को 1 बजे तुम तुम्हारे बाबा का मर्डर नहीं कर सकते। गगन, तुम? अरे नको मला गाड़ी साहब, माफ करो, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी। बहुत बड़ी गलती हो गई गाड़ी मांग के। हाय शपथ साहब, मैंने फोन नहीं किया। सर, आप घर वालों पर जबरदस्ती का शक कर रहे हैं। असली खूनी कोई और है और आप हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप, आपका भी और हमारा भी। हमारे वक्त की चिंता आप मत कीजिए, पहले हमें भी ऐसा ही लगा था। वैसे आपका हार्डवेयर का बिजनेस है जी। ये पानी की टंकियां सामान गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते होंगे। अखिलेश जी की लाश भी एक पानी की टंकी में ही मिली थी। और वैसे ही पानी की टंकी आपके घर के बाहर भी है। वैसे हजारों टंकियां बनती होगी, पर वो टंकी उतनी पुरानी नहीं थी जितनी पुरानी होनी चाहिए थी। तो इससे क्या साबित होता है? खून मैंने किया है? मैंने कब कहा कि खून आपने किया है? अखिलेश जी के सीने पर मैंने एक निशान देखा था, एक पैटर्न देखा था, और वैसा ही निशान और पैटर्न मैंने आप लोगों के घर में देखा था। आइए ना सर, आइए। चलो। उस दिन के झगड़े के बाद और टंकी को वैन में रखा। वैन लेकर हम निकले। रास्ते में एक बंद पड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन साइट दिखा। छाया, गाड़ी से भाई साहब का सेट निकाल। और टंकी को उस बंद पड़ी हुई साइट पर रखकर वहां से निकल गए। आप दोनों ने ये किया क्यों? ती माझ्याकडे आली आणि बोलली कि वो गगन से तलाक लेना चाहती है। मैंने कहा कि मैं बाबा से बात करूं। आई, आता बस।
अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या एक का मानसानी पूरी पूरे घर की शादी को बर्बाद करके रखा है। हाँ बस, मैंने तय कर लिया है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती है। मुझे तलाक नहीं आई। तो चिंता ना को करी, मैं बात करती हूँ तेरे बाबा से। मैंने सहन कर लिया पूरी जिंदगी, तुझे सहन नहीं करने दूंगी। आओ तुम्हारा समझत कसा नहीं है। वो गगन की फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपकी बेटी पे हाथ उठाता है वो, अब एक बार उससे बात क्यों नहीं करते? अरे क्या बात करूं, पति है उसका, मारे पीटे चाहे जो करे। ए सुन, देखो गगन के साथ ही रहना है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तू भी रह रही है ना मेरे साथ? हाँ, जैसे मेरी जिंदगी नर्क बना दी वैसे अपनी बेटी की जिंदगी भी नर्क बना दूं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा याद रखना। आप लोगों को लगा था कि आप लोग मुंह नहीं खोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ये मर्डर किया किसने है। और आप लोग भूल गई थी कि इंसान मुंह नहीं खोलता तब सबूत मुंह खोलते हैं। आज की कहानी में हमने देखा कि किस तरह एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ रखने में नाकामयाब रहा। अखिलेश एक मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकने में पूरी तरह से असफल रहा। परिवार के मुखिया और एक बाप के तौर पर अखिलेश को अपनी बेटी की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। अपने दामाद द्वारा लगातार मांगे जा रहे दहेज का विरोध करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश ने ऐसा नहीं किया। गलती सिर्फ अखिलेश की नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी की भी थी, जिसने अपने पति के नाजायज रिश्ते को अपनी मौन सहमति दी। कानून की नजर में अखिलेश की पत्नी उसकी बेटी छाया और अखिलेश के साले को हत्या और सबूतों को मिटाने के इल्जाम में दोषी पाया गया। लेकिन इस अपराध को पनपने में परिवार के हर सदस्य की भूमिका थी। शायद इस अपराध को रोका जा सकता था अगर परिवार का हर सदस्य परिवार की मर्यादा और परिवार के कानून पर चलता। याद रखिए, कानून सबूतों और गवाहों के आधार पर सिर्फ अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन आप और हम अपराध को होने से रोक सकते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कुल्हाड़ी नीचे फेंक, मैं कह रहा हूं कुल्हाड़ी फेंक। कुल्हाड़ी फेंक, फेंक नीचे। सोलंकी, ब्लड ताज़ा है, लगता है मर्डर आसपास ही हुआ है। धड़ और बाकी के बॉडी पार्ट्स भी आसपास ही होंगे। पूरा एरिया सर्च करो। सर बड़ा धीट है, कुछ बोल नहीं रहा है। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? हैं? सर इस आदमी की पेंट की जेब से इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इसका नाम चरण बत्रा है और पता पंजाबी बाग का है। जी चरण बत्रा यहीं रहता? जी मेरे हस्बैंड है, लेकिन बात क्या है? इन्हें जानती हैं आप? मम्मी जी। ये मम्मी है आपकी? जी नहीं, सास है मेरी, लेकिन नाम क्या है आपकी सास का? हरजोत। चरण ने आपकी सास को यहीं पे मारा था या फिर? ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो अपनी बेबी को क्यों मारेंगे? आपकी सास का कटा हुआ सर लेकर घूम रहा था आपका पति। उसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अपनी माँ का मर्डर किया तूने? टसुए ना बहा, ये बोल कब कहां कैसे मारा अपनी माँ को? बोल बोल। सर चरण बहुत प्यार करते हैं अपनी बेबी से,
वो नहीं मार सकते उन्हें। ये चरण और हरजोत को कब देखा था आपने आखिरी बार? आज सुबह। चरण सुबह 9 बजे ऑफिस चले गए थे और उसके कुछ 1-1.5 घंटे बाद मम्मी जी भी गुरुद्वारे निकल गई थी। नंबर क्या आपकी सास की कार का? DL XX 704B। हरजोत का फोन नंबर दीजिए और ये चरण का भी। सर अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये चरण करता क्या है? जी सर, वो CA है। रजौरी गार्डन में उनका ऑफिस है। चरण के ऑफिस की कोई डुप्लीकेट चाबी है? जी। लाइक चरण के घर और ऑफिस से अगर कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कि हरजोत की लाश उसकी कार में हो। उसकी कार के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने चरण और हरजोत दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। शायद उनके फोन की लास्ट लोकेशन से कोई लीड मिले। चरण के घर और ऑफिस के आसपास पूछताछ जारी रखो। शायद उन दोनों को किसी ने एक साथ देखा हो या फिर मर्डर विटनेस किया हो। ओके सर। बोल लड़का है, बोल लड़का है, बोल। सर कुछ भी नहीं बोल रहा है। एक काम करो बालिया, इसकी बीवी को थाने बुलाओ। ओके सर। बोल। अब फिर से ये मत कहना कि चरण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अपनी माँ का कटा हुआ सिर लेके घूम रहा था बाजार में। सर अगर वो क्रिमिनल होते तो ऐसा करते क्या? मम्मी जी का कटा हुआ सिर लेके ऐसे घूमते? सर वो शायद मम्मी जी को मरा देख के सदमे में चले गए। क्राइम करके नॉर्मल आदमी भी अब नॉर्मल होने का ड्रामा करता है मैडम। उसे बचाने की कोशिश मत करो। जाके कहो उसे अपना मुंह खोले, अपना गुनाह कबूल करे और ये बताए कि हरजोत का धड़ कहाँ छुपाया उसने। चरण जी, चरण जी बता क्यों नहीं देते उनको कि आपने बेबे को नहीं मारा है? बता दीजिए उन्हें। चरण के आंसू सच्चे हैं लेकिन रो गिल्ट में रहा है। मुंह इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि उसने अपनी माँ को मारा है। लेकिन सर कोई बेटा अपनी माँ को मारे, जरूर इसकी वजह भी बड़ी रही होगी। सोलंकी पता लगाओ, हरजोत और उसके बेटे चरण का रिश्ता वाकई में वैसा था जैसा चरण की बीवी बता रही है या फिर कहानी कुछ और है? और कैसे भी करके क्राइम सीन और हरजोत के धड़ का पता लगाओ। क्राइम सीन और हरजोत के मृत शरीर के अवशेष ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था, लेकिन चरण ने वाकई अपनी मां हरजोत को मारा था? ये सवाल इस केस में कई भ्रम खड़े करने वाला था। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर कि चरण अपनी माँ को भी मार सकता है। जितना प्यार हरजोत चरण से करती थी उतना ही चरण भी उसको चाहता था। साहब एक बार को बलजीत हरजोत को मार सकता है लेकिन चरण नहीं साहब, चरण ऐसा कर ही नहीं सकता। ये बलजीत कौन है? हरजोत का बड़ा बेटा साहब। वो अपनी माँ की जरा सी भी इज्जत नहीं करता था, बल्कि वो तो अपनी बीवी को भी बहुत मारता पीटता था। बेबे मैंने बचाई है। अगली बार अगर हमारी बहू पे हाथ उठाए ना तो सीधे के सीधे जेल करवा दूंगी, समझ गया? तो बलजीत भी एकदम अपने बाप के जैसा था। अपनी माँ को छोड़कर चला गया। बाप कौन? रतन बत्रा। कई सालों पहले इनका परिवार यहाँ पर किराए पर रहने आया था। कुछ टाइम बाद रतन हरजोत को छोड़ के चला गया और उसके कुछ समय बाद बलजीत भी अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। पुत्र ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा इंसान है, और दुनिया में कोई इतना पारखी नहीं है जो किसी का चेहरा देखकर उसकी सही शख्सियत बता सके। आंखों देखे मंजर का भी एक पसे मंजर होता है जो कभी कभी नजर में नहीं आता। चरण ने अपनी मां को मारा था, ये किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जो देखा गया था वो चरण को उसकी मां की हत्या का दोषी तो बता रहा था, लेकिन उसके निर्दोष होने की 1% संभावना भी मौजूद थी। लेकिन सामने आने वाले फैक्ट्स और एविडेंस क्या इस 1% संभावना को भी खारिज करने वाले थे या फिर उसकी बेगुनाही को रास्ता देने वाले थे? सर
हरजोत का फोन उसी एरिया में बंद हुआ जहां से हमने चरण को अरेस्ट किया था। और सर जो ब्लड चरण के कपड़ों और कुल्हाड़ी पर मिला वो हरजोत के कटे हुए सर के ब्लड से मैच करता है, ये उसकी रिपोर्ट। लेकिन सर उस कुल्हाड़ी पर चरण के अलावा 3 और अननोन फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सोलंकी, हो सकता है उसने वो कुल्हाड़ी किसी और से ली हो। वो अननोन फिंगरप्रिंट्स उसे बेगुनाह साबित नहीं करते हैं। लेकिन सर हरजोत के घर के आसपास के तो सभी लोग बोल रहे हैं कि चरण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन उन बयानों से उसकी चार्जशीट नहीं बदल जाएगी, क्योंकि एविडेंस उसके खिलाफ है। बस एक बार क्राइम सीन और हरजोत का धड़ मिल जाए। लेकिन सर आसपास की किसी भी पुलिस को ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला जो हरजोत से बिलोंग करता हो। सोलंकी, किसी भी तरह चरण का मुंह खुलवाओ। सर बोल, कहाँ मर्डर किया? देख, गूंगा बनने का ड्रामा मत कर, नहीं तो उल्टा लटका कर हलक से जुबान निकालूंगा तेरी। बोल बोल, कहाँ मारा अपनी माँ को? बोल। चरण जी ने कुछ नहीं किया, प्लीज आप लोग। तुम्हारी सास हरजोत का फोन पंजाबी बाग से पीतमपुरा की तरफ ट्रैवल तो हुआ, लेकिन पंजाबी बाग से पीतमपुरा के बीच वो किसी गुरुद्वारा में नहीं गई। लेकिन सर मम्मी जी मुझे यही बोल के गई थी। फिर तो वो ये भी बोल के गई होंगी कि वो चरण के ऑफिस जाएंगी, क्योंकि पीतमपुरा से उनका फोन राजौरी गार्डन की तरफ ट्रैवल हुआ जहां तुम्हारे पति चरण का ऑफिस है। लेकिन उनका फोन बंद हुआ सुभाष नगर में, और इन दोनों एरियाज में चरण का फोन भी एक्टिव था। हो सकता है कि मम्मी जी मिली हो चरण जी से, लेकिन सर यकीन कीजिए मेरा, चरण जी ने नहीं मारा मम्मी जी को। चरण ने नहीं मारा तो किसने मारा? क्योंकि जहां जहां तुम्हारी सास का फोन ट्रैवल हुआ तुम्हारे पति का फोन वहां एक्टिव था। पंजाबी बाग, पीतमपुरा। पीतमपुरा? सर पीतमपुरा में तो बलजीत वीर जी का ससुराल है। हो सकता है कि मम्मी जी बलजीत वीर जी से मिलने गई हो, क्योंकि बलजीत वीर जी पम्मी दीदी को मारते थे, और इसी चक्कर में बलजीत वीर जी, पम्मी दीदी और मम्मी जी की मीटिंग बैठती थी पीतमपुरा में। सुनिए जी, बलजीत जी। क्या हुआ? पुलिस जी। तूने बुलाया ना? तूने बुलाया ना? मैनू नहीं पता जी। कहीं आप पुलिस के साथ तूने बकवास की ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आने जाने लायक छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझ रही? बलजीत। हाँ जी। पीट रहे थे क्या अपनी बीवी को? नहीं तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी गेट खोलने में? अब खोल तो दिया ना। दसो। यहाँ नहीं, थाने चलकर बताएंगे। मम्मी जरा पापा को फोन लगा। क्या चरण ने बेबी को मार दिया? क्यों, तुझे नहीं पता तेरी माँ का मर्डर हो गया? जब वो जिंदा थी ना तब मुझे उसकी जिंदगी से मतलब नहीं था, और अब जब मर गई तो उसकी मौत से मुझे क्या? उसकी मौत का शिकवा नहीं है, मतलब जीते जी बहुत शिकायतें रही होंगी उससे। शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन लगता है कि चरण की अब जाके आंखें खुली। पर तेरी आंखों ने ऐसा क्या देख लिया जो अपनी माँ की आंखें मूंद लेने के बाद भी उसे कोस रहा है? मैं तो उसे जिंदगी भर कोसूंगा। पहले आप ये बताइए, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है? तेरी माँ का कटा हुआ सिर तेरे छोटे भाई के पास से बरामद हुआ है। उसको धड़ से अलग करने में कहीं तेरा हाथ भी तो नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ओए, ज्यादा उबल मत। 16 अगस्त को पीतमपुरा में क्या कर रहा था? तेरे ही कॉल रिकॉर्ड्स हैं, तेरा ही नंबर है ना ये? याद आया, मैं डीलर से मिलने गया था। डीलर के पास ही गया था या कहीं और भी गया था? वो काम निपटा के मैं खाना खाने अपने ससुराल चला गया था, लेकिन लौटते टाइम मैं बेबे से नहीं मिला पीतमपुरा में। मिला या नहीं ये तो हम उगलवा लेंगे। जी बलजीत आपका दामाद है ना? जी सर, लेकिन बात क्या है? 2 दिन पहले 16 अगस्त को बलजीत यहाँ पर आया था। जी बलजीत की माँ हरजोत भी संग में आई थी? नहीं जी, सिर्फ दामाद जी आए थे। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। सर यहाँ कुछ नहीं हुआ,
मैं सच बोल रही हूँ। कितना टाइम रुका था बलजीत यहाँ पर? तू 11 बजे अपने डीलर के पास था, 12 बजे अपने ससुराल पहुंचा और 1:30 बजे वहां से निकल गया। लेकिन तेरा फोन 4 बजे तक पीतमपुरा में एक्टिव था। क्या कर रहा था वहाँ? वो मैं जाम में फंस गया था। 2.5 घंटे? अब ट्रैफिक मेरे बाप का तो है नहीं जो वहाँ से तुरंत निकल आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चरण की बीवी हनी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। तो बोलना क्या चाहता है? अरे आप उसकी असलियत जानते नहीं है। जैसी वो दिखती वैसी है नहीं। शादी से पहले रेप हुआ था उसका, फिर चरण को फंसा के शादी कर ली। हनी का रेप हुआ था? हाँ सर, 3 साल पहले मेरे पिंड में मेरा रेप हुआ था। चरण मुझे पहले से ही जानते थे। दुनिया की परवाह किए बगैर उन्होंने मुझसे शादी की। खिड़नी सोनी है। आज मैनू गर्व है बेटा कि मैं तुझ जैसे बेटे की माँ हूं। जो आदमी मुझ जैसी रेप विक्टिम से शादी कर सकता है, ऐसा आदमी अपनी माँ को कैसे मार सकता है? सर, मैंने पता किया, हनी के मावना गांव में 3 साल पहले हनी के रेप का केस फाइल हुआ था। सर, चरण और बलजीत के फादर आए हैं। सर जी, मेरे मामे दा पुत्र दिल्ली क्राइम ब्रांच च है। मेरे बेटे बलजीत ਨੂੰ क्यों अरेस्ट किया? अरेस्ट नहीं किया, पूछताछ के लिए लाए हैं। और बेटा तो चरण भी है तुम्हारा। वो चरण मेरा बेटा नहीं है। मेरे दोस्त बेनीराम के साथ हरजोत का चक्कर था। उन दोनों की नाजायज औलाद है चरण। हो सकता है ये राज तुमने चरण को बता के उसे बरगलाया और उसने गुस्से में आके अपनी माँ को मार दिया। सर जी, ये राज तो हमने चरण को उसके होश संभालते ही बता दिया था। और चरण ने मारा ना हरजोत को, तो बलजीत को क्यों उठाया? तो जो पूछताछ करनी है चरण और बेनीराम से करो, बलजीत छड़ दो। फिलहाल जाने दे रहा हूं, पर अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर से उठा के लाऊंगा। फिर जिसको फोन करना कर लेना। आजा आजा पुत्र, आजा। चलो, तेने पता था ना मैं आऊंगा। सर, ये दोनों ही बड़े ढीठ हैं और दोनों को ही हरजोत से प्रॉब्लम थी। इनका भी हरजोत को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग है सर। लेकिन हरजोत का कटा हुआ सिर और कुल्हाड़ी चरण के हाथ में थे। लेकिन सर, जो बंदा रेप विक्टिम से शादी कर सकता है, क्या वो अपनी माँ को इस वजह से मारेगा कि वो नाजायज था? और सर, रतन ने भी अभी बताया कि उसने चरण को ये बात बचपन से बताई थी कि वो नाजायज था। तो फिर वो अब जाके हरजोत को क्यों मारेगा इस वजह से कि वो नाजायज है? इसका मतलब वजह कुछ और भी हो सकती है। इस बलजीत और रतन की कुंडली निकालो और जिस बेनीराम को रतन चरण का बाप बोल के गया है उसके बारे में पता लगाओ। हो सकता है हरजोत के मर्डर की कोई और कहानी सामने आए। सर, अगर हमारा शक बेबुनियाद है तो चाहे हम कितने भी समझदार क्यों ना हो, गलत राह पर चलने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि शक एक ऐसा मानसिक भ्रम है जिसमें दिमाग द्वारा सोची गई 90% बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या रतन का शक सही था? क्या वाकई हरजोत ने उसका भरोसा तोड़ा था, या फिर किसी गलतफहमी ने उनके परिवार को बिखेर कर रख दिया था? क्या चरण नाजायज था या वो अभागा था जो ऐसी सजा भुगत रहा था जिसका कसूरवार शायद कोई और था? तो टेंशन ना ले, मैंने गल की है। पापा जी, इतना आसान कोई ना है। पापा जी, वो पीतमपुरा में। पीतमपुरा? क्या पीतमपुरा? वो पीतमपुरा में जो फेमस गजक वाला है ना, मेरी बेबे ने वहाँ की गजक भेजी है आप दोनों के लिए। लाती हूँ। तेरी बीवी अचानक से पीतमपुरा की गजक क्यों खिला रही है? बुलाओ ना। ओ पम्मी। हाँ जी। तेनों की लगता है कि मैंने तेरी सास को मारा? मैंने ऐसा कब बोला जी? ज्यादा चालाक मत बन, समझी? इतने छेद करूंगा तेरे में, तेरी गजक बना दूंगा मैं। हरजोत का पति रतन और बड़ा बेटा बलजीत दोनों शक के दायरे में थे। और इसी दौरान पुलिस रतन के दोस्त बेनीराम वत्स के घर गाजियाबाद पहुंची। सर, बड़ी गंदी सोच का आदमी है रतन। मेरे पति को मरे 10 साल हो गए,
लेकिन वो आज तक उनको बदनाम करता है कि उनका और हरजोत का आपस में अफेयर था। तो चरण बेनीराम जी का बेटा नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रतन बेकार में हरजोत को कोसता रहता था। अब तक चरण ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और ना ही अब तक यह पता चल पाया था कि हरजोत की हत्या कहां हुई थी और ना ही उसकी लाश के अवशेष मिले थे। चरण की मानसिक अवस्था और हरजोत की हत्या में बलजीत और रतन की भागीदारी के संदेह पर चरण को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दे दी गई थी। ये बात, पानी लेकर आती हूँ। नाजायज कहीं का ये बनना है ना, तो फीस के पैसे अपने बाप बेनीराम से जाके मांग ले। मैंने तेरी फीस का ठेका नहीं ले रखा है। ये आप क्या कर रहे हैं? फिर से तमाशा खड़ा कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा चरण अब बड़ा हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ चरण जी? आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। कौन है बे तू? चरण है क्या? मैंने डराने की कोशिश कर रहा है। रुक रुक, तेरे छोड़ूंगा ना। चलो हट। सोलंकी, इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो थ्योरी नहीं बन रही। सर जी, काम सर जी, चरण को क्यों छोड़ दिया आपने? आपको मालूम है कल रात को कमीना मुझे मारने आया था। आप देख क्या रहे हो? अंदर कर दो उसको। ये बताओ, तुम्हें वो मारना क्यों चाहता था? कहीं तुमने तो उसकी माँ को नहीं मारा? अगर हरजोत को मारना ही होता ना, तो जब ये नाजायज उसकी कोख में पल रहा था तभी गोली से उड़ा देता। चरण को जिसका बेटा बताया था तुमने, बेनीराम, वो 10 साल पहले मर चुका है। तो हमें उससे पूछताछ करने को क्यों कहा? वो तो सर मैं ऐसे ही बोल गया था। अब बोलना बाद में, पहले सुनो। जिस दिन हरजोत की हत्या हुई तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कमाल है, मतलब मेरा फोन बंद था तो मैं हत्यारा हो गया? जहांगीरपुरी में था उस दिन और चार्जर ले जाना भूल गया था। फोन कब बंद हुआ पता नहीं चला। सर जहांगीरपुरी पीतमपुरा से ज्यादा दूर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रतन अपनी अलीबाई खड़ी करने के लिए जहांगीरपुरी गया और बलजीत अपनी सास के? और ये साफ है कि हत्या वाले दिन हरजोत पहले पीतमपुरा ही गई थी। तो तुम कहना चाहते हो कि हरजोत का मर्डर पीतमपुरा में हुआ, लेकिन उसके कटे हुए सर के साथ हमें चरण सुभाष नगर में मिला। लेकिन सर हरजोत के मर्डर में ना तो अभी तक हमें कोई विटनेस मिला है और ना ही हरजोत का धड़। सिर्फ धड़ ही नहीं, हरजोत की कार भी अभी तक गायब है। बलजीत की बीवी पम्मी, इसका मायका पीतमपुरा में है। एक बार इसे भी पूछताछ करके देखो। और पश्चिम बिहार पीतमपुरा से लेकर सुभाष नगर तक हर गली चौराहे, गार्डन, डंपिंग ग्राउंड को अच्छे से खंगालो। और एक बार ये भी कंफर्म करो कि कल वाकई चरण रतन के पीछे गया था। सर, पुलिस अब हरजोत के उसकी हत्या वाले दिन पीतमपुरा जाने की वजह पता कर रहे थे, लेकिन हरजोत की हत्या कब और कहां हुई ये रहस्य अब भी बना रहा। और हरजोत मर्डर केस में अब बलजीत की बीवी पम्मी से भी पूछताछ की गई। बेबे ने हमेशा मैंने बलजीत जी से बचाया है, लेकिन आप चाहें तो बलजीत के खिलाफ उसकी घरेलू हिंसा के चार्ज में एफआईआर लिखवा सकती हैं। फिर हम बलजीत से नहीं साहब, मैंने कोई एफआईआर नहीं करनी। आप बलजीत को घरेलू हिंसा के चार्ज में ही बचा रही हैं या फिर हरजोत के मर्डर के चार्ज में भी? ऐसा कुछ नहीं है जी, लेकिन मैंने लगता है बलजीत जी पापा जी को बचा रहे हैं। आपका मतलब रतन ने हरजोत को मारा और ये सब बलजीत जानता है? मैंने पक्का नहीं मालूम, लेकिन बलजीत जी से ज्यादा पापा जी को बेबे से प्रॉब्लम थी। कई बार पापा जी ने बेबे को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन साहब ऐसा बलजीत जी को मत बताना, नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कौन है? कौन है? साहब बेबी।
ओ झाड़ू पोछा बाद में कर, पहले नींबू पानी बना दे, कल की उतरी नहीं साली। गाली देनी है, मारना है, मुझे मार, मुझे मार। लेकिन अगर बेबी पे हाथ उठाया ना, चार से मार दूंगा। नहीं 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 पुत्र, इतना गुस्सा ठीक नहीं। हरजोत, नाटक बंद कर दे ना, बंद कर दे। इस नजायज को मुझे मारने के लिए भड़काया ना तूने, और याद रखियो जिस दिन अपने पे उतर आया ना, खून के आंसू रोगे तुम दोनों। पुत्र, तूने हाथ क्यों उठाया? तुझे पता है ना पुत्र कि वो सुधरने वाली नहीं है। और बेबे, वो आप पे हाथ उठाते तो खून खौल जाता है मेरा। पुत्र, अब तो मेरी आदत सी हो गई है गालियां और मार खाने की। उन्हें ना आपको गाली देने का हक है, ना हाथ उठाने का। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, ऐसी हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। सर, चरण जी जब से घर आए हैं, घर से बाहर ही नहीं निकले, और आप कह रहे हैं कि चरण जी पापा जी का पीछा कर रहे थे। नहीं सर, जरूर पापा जी आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे ससुर रतन बत्रा ने तुम्हें भी घर से निकालने की कोशिश की थी। सर, बेबे पापा जी से इतना तंग आ गई थी कि वो उनकी मार और नहीं सह सकती थी। सर, मुझे तो लगता है कि इसी बात पर गुस्सा होकर पापा जी ने बेबे को मार दिया और फंसा दिया चरण जी को। लेकिन चरण ने हरजोत को नहीं मारा, ऐसा तुम बोल रही हो। चरण ने नहीं बोला। लेकिन सर, इन्होंने ये भी तो नहीं माना ना कि इन्होंने बेबे को मारा है। सर, अभी ये सदमे में है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पापा जी और वीर जी को तो बचने का बहाना मिल गया। सर, मैंने तो डर लग रहा है कि कहीं वो चरण जी को भी ना मार दे। हाँ वालिया। सर, रतन के घर पे लॉक लगा है और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। कहाँ जा सकता है, पता किया? नहीं सर, इस बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन उसके पड़ोसियों से पता चला कि रतन का अपनी मेड के साथ अफेयर चल रहा था। कौन मेड? सर, बेबी नाम है उसका, जेजे कॉलोनी में रहती है। सर, कुछ दिन पहले हरजोत रतन के घर पे आई थी और इस बात को लेके उसका रतन से काफी झगड़ा भी हुआ था। बेबी जी, झाड़ू पोछा बाद में कर, पहले नींबू पानी बना जल्दी। हाँ सर, रतन साहब का उनकी बीवी के साथ उस दिन बहुत झगड़ा हुआ था। मुझे गलत कहता था, मुझे बदचलन कहता था, और तू खुद क्या कर रहा है? चुप कर, तू बदचलन है और रहेगी। मैं कहीं भी मुंह मारूं, तेनों की करना है? दुनिया के सामने बहुत बदनाम किया है ना मुझे, बहुत बदनाम किया है ना, लेकिन अब देख मैं तुझे किस तरह से दुनिया के सामने बदनाम करती हूँ। बेबी, बेबी कौन है, क्या पंगा है? कुछ नहीं हुआ है। किशन, हाँ माँ, अपने पापा को अंदर लेके जा। चलो पापा। अरे तुम्हारे पति को पता है कि तुम्हारा रतन के साथ? सर, वो तो सिर्फ दारू पीना जानता है। पैसों के लिए मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, उससे उसको कुछ मतलब नहीं। तुम्हारा मतलब है कि रतन तुमसे रिश्ता रखने के लिए तुम्हें पैसे देता था? जी, मुझे सच में नहीं पता कि रतन जी कहाँ चले गए। सच। सर, रतन का हर लिहाज से हरजोत को मारने का मोटिव था। शायद उसके गायब होने का भी यही राज हो। लेकिन रतन का यह भी कहना था कि चरण ने उसे मारने की कोशिश की, जबकि चरण की बीवी हनी कह रही कि जब से उसकी बेल हुई है वो घर से बाहर निकला ही नहीं। और एक्सक्यूज मी सर, हेलो,
कहाँ गए थे आप? ये चोट कैसी लगी आपको? मैंने मना किया था ना आपको बाहर जाने के लिए। चलिए मैं दवाई लगा देती हूँ। ठीक है सर। चरण घर से बाहर निकला था, हमारा इन्फॉर्मर लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसने चरण को रतन के साथ तो नहीं देखा, लेकिन उसका कहना है कि जब वो चरण के पीछे गया तब हनी गायब थी। हाँ मालिया सर, रतन का फोन वहीं बंद हुआ था जहाँ रतन की लाश मिली थी। मैंने चेक किया, पिछले कुछ समय से रतन के फोन पे एक नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे। किसका नंबर है वो? सर किशन का। सर किशन बेबी का बेटा है जो रतन के यहाँ काम करती है। साहब मैंने क्या किया साहब बताओ तो साहब बोलेगा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ पर रतन का मर्डर हुआ वहाँ तेरा फोन एक्टिव था। तू नहीं मारा ना रतन को? नहीं सर मैंने नहीं मारा। तो फिर रतन को लगातार फोन क्यों करता था तू? बोल। देख किशन, जब तक सच नहीं बोलेगा पिटता रहेगा। बोल दे। सर वो मेरी माँ के मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ बेटा, मैं चाह के भी इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकती। उस रतन ने मेरे गंदे फोटो निकाल रखे। सर मैं रोज फोन करके उसको धमकी देता था कि मेरी मम्मी का पीछा छोड़ दे, लेकिन वो कमीना कहता था कि मेरी मम्मी खुद अपनी मर्जी से। और सर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको। ये भी तो हो सकता है कि रतन ने तुझे पैसे दिए हों हरजोत को मारने के लिए, और तूने रतन को इसलिए मारा था कि तू ना फंसे। नहीं सर, मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। लेकिन रतन तेरी माँ को तो पैसे देता था। सर वो मुझे उसी मतलब के पैसे देता था। लेकिन तुमने अपने बेटे किशन को तो कुछ और ही बताया था। गलती होगी मुझसे, उसकी नज़र में गिरूं नहीं, बस सिर्फ इसलिए झूठ बोला था मैंने। मुझे नहीं पता था कि मेरा झूठ उसे रतन का कत्ल करवा देगा। कई बार अपनी गलती को छुपाने के लिए हम अपनों से भी झूठ बोलकर उनकी नजर में सच्चे तो बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये छोटे छोटे झूठ एक दिन इतने बड़े बन जाते हैं कि हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलता। बेबी द्वारा बोले गए एक झूठ ने उसके बेटे किशन को क्रिमिनल बना दिया। क्या हरजोत की हत्या की वजह भी ऐसा ही कोई विषैला झूठ था, या फिर कोई कड़वा सच? चरण की चुप्पी में किस सच या झूठ की दास्तां छिपी थी जो अब तक उसका बयान नहीं बन पाई थी? सर इस सिटिंग में अभी कुछ पता नहीं चल पाया, अगली सिटिंग में हम दोबारा कोशिश करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। ये टीवी? हाँ सर, नया खरीदा है। नया खरीदा? अभी किसने खरीदा? नहीं सर, अभी नहीं खरीदा, वो बेबे ने खरीदा था। जिस दिन हरजोत जी की हत्या हुई है, ये टीवी उससे एक दिन पहले डिलीवर हुआ है। जी सर। काफी महंगा टीवी है। आपके पति चरण के ज्यादा क्लाइंट्स नहीं थे, और आपके ससुर रतन बत्रा ने आपकी सास हरजोत को पैसे देने भी बंद कर दिए थे। तो ये टीवी? सर बेबी भी अपना काम करती थी। हरजोत जी क्या काम करती थी? सर मैच मेकिंग। उन्होंने अपने कई क्लाइंट्स के रिश्ते करवाए थे। कहाँ से करती थी काम? सर यही अपने घर से करती थी। सोलंकी, ये टीवी जहाँ से खरीदा गया वहाँ से पता करो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था। सब प्लीज कुछ तो खा लीजिए। कैसा है चरण? सदमे में है। तू टेंशन मत ले हंडी, मैं इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। आज आपको अपने भाई की फिक्र कैसे हो गई? तू गलत सोच रही है, सारी गलती पापा जी की थी। मुझे आज एहसास हो गया कि वो गलत थे। सर हमने हरजोत का बैंक अकाउंट चेक किया था, उसके अकाउंट में 30 लाख रुपए है। ये देखिए सर, उस अकाउंट की पासबुक। 30 लाख? हाँ सर। और सर इस अकाउंट में हरजोत का एक दूसरा मोबाइल नंबर अपडेटेड है। ये देखिए सर, मैंने इस नंबर का भी कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिया है सर।
हाँ वालिया। सर जो टीवी हरजोत के घर पे मिला उसकी पेमेंट किसी रमन भल्ला नाम के आदमी के क्रेडिट कार्ड से की गई थी। क्या कर रहे हो, क्या बात है? रमन भल्ला जी, 14 अगस्त को 87,000 रुपए का टीवी खरीदा था आपने, जो हरजोत के घर पे डिलीवर हुआ था। हरजोत को जानते हैं ना? सर जी वो टीवी तो मैंने हरजोत को गिफ्ट में दिया था। गिफ्ट दिया था? अच्छा, किस चीज के लिए? सर जी वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी तो मैंने टीवी गिफ्ट कर दिया। लेकिन रिश्ता तो हुआ ही नहीं आपका। सर जी वो बात चल रही थी एक जगह। रमन भल्ला झूठ मत बोल। ये तेरा बैंक स्टेटमेंट, हर महीने 50,000 रुपए ट्रांसफर होते थे हरजोत के अकाउंट में। अब जो भी बोलना सच बोलना। बोल। सर जी मैं अपनी शादी के सिलसिले में उससे मिला था और एक दिन अचानक उसने अपनी जवानी की फ़ोटो मुझे मेल कर दी। मैं समझा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। बस फिर हम मिलने लगे और मुझे ब्लैकमेल करने लगी। जब आपको मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। ये सब करने की आपको क्या जरूरत थी? सच कहता था तेरा पति। मेरे पति ने मुझे बदचलन कह करके पूरी दुनिया की नजरों में साबित कर दिया कि मैं बदचलन हूँ। और जब इतना बड़ा मेरे माथे पे कलंक लग ही गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे की और अपनी जिंदगी बदल दूं। वालिया। सर रमन भल्ला वहीं का वहीं है। वो बोल रहा है कि उसने हरजोत को नहीं मारा। सर हरजोत के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि हरजोत गौतम वशिष्ठ, राकेश चौधरी और धर्मवीर सिंह के भी टच में थी और ये लोग भी उसके अकाउंट में पैसे जमा करते थे। इन तीनों को भी बुलाओ। सर चरम बत्रा को आश्रम पुलिस ने पकड़ा है। वो लोगों के ऊपर पत्थर फेंक के मार रहा था। सर डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है? सर उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है। सर तीनों में से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। अगर ये मुंह नहीं खोल रहे तो ये भी हो सकता है कि चरण ने अपनी मां को इनमें से किसी के साथ देख लिया हो और इसी वजह से उसने। वालिया, चरण और उन चारों बुड्ढों को एक साथ बिठा। ओके सर। ये सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले इन्होंने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। चरण, पहचानते हो इन्हें? ये तुम्हारी माँ के दोस्त हैं। तुम्हारी माँ इनके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मेरी माँ तो कईयों के रिश्ते करवाती थी। तो तुम इन्हें नहीं पहचानते? आप लोग पहचानते हैं इसे? नहीं सर, नहीं सर। रमन, राकेश, गौतम और धर्मवीर के अलावा इस केस में अब हरजोत से जुड़ा एक और नया नाम और चेहरा भी सामने आने वाला था। हरजोत की हत्या वाले दिन वो सुभाष नगर और तिलक नगर के बीच एक बैंक के बाहर की सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। ये उसकी फुटेज। सर इसका नाम सुरजीत है। इस बैंक में इसका अकाउंट और एक लॉकर भी है। बैंक से इसका नंबर भी पता चला है सर। और ये भी पिछले दिनों हरजोत के टच में था सर। और सर ये भी पता चला है कि ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। कई और शादियां भी कर रखी हैं इसने। हो सकता है हरजोत इसके इस फ्रॉड में शामिल हो और ये सुरजीत हरजोत की हत्या वाले दिन उसके साथ था। तो हो सकता है हरजोत के मर्डर में इसका कोई हाथ हो। सर इसका नंबर एक्टिव है। कहाँ? सर मैं बताता हूँ सर बताता हूँ। हाँ सर वो हरजोत मेरे लिए रिश्ते ढूंढती थी। फिर मैं शादी करके उन लड़कियों से पैसे ऐंठता था और हरजोत को उसका हिस्सा देता था। सर उस दिन भी मैं हरजोत को उसका हिस्सा देने के लिए अपने बैंक पे लेके गया था। उसे उसका हिस्सा देने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। हमने बैंक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। वो आई भी तेरे साथ थी और गई भी तेरे साथ थी। सर वो मेरे साथ मेरे गाड़ी के पास आई, मैंने उसका हिस्सा दिया और मैं वहाँ से चला गया।
वो तेरे साथ नहीं गई? नहीं सर। सोलंकी सर, सुरजीत भी नहीं मान रहा कि उसने हरजोत को मारा है और बाकी सस्पेक्ट के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला। सोलंकी, मुझे ऐसा लगता है कि हरजोत का मर्डर रतन के मर्डर की तरह ही है। जहां एक तरफ एक बेटे ने अपनी मां के अफेयर के लिए उसके प्रेमी को मारा, वहीं दूसरी तरफ एक बेटे ने अपनी मां के अफेयर्स के लिए अपनी मां को ही मार दिया। हो ना हो हरजोत को चरण नहीं मारा है। लेकिन सर, चरण ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है और क्राइम सीन और हरजोत के धड़का भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब चरण सब कुछ खुद बताएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक ब्लफ खेलना पड़ेगा। इसे पहचानता है? लेकिन ये तुझे पहचानता है। ये उसी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है जिसके बाहर तूने अपनी मां को सुरजीत के साथ देखा था। देख चरण, अब ना चुप रहने से बचेगा ना झूठ बोलने से। तेरी भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दे। अरे भैया रुको। मैंने बेबे का बैंक अकाउंट चेक किया था एक बार। उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। मैं हैरान था कि बेबे के अकाउंट में इतने सारे पैसे। फिर मैंने बेबे को उस आदमी से मिलते हुए देखा। मेरा बेटा नहीं है तू, नाजायज है, नाजायज। और मैं समझ गया कि मेरे पापा हमेशा सच बोलते थे। नाजायज हूं मैं, नाजायज हूं मैं। अरे चरण, तू? एक सेकंड आओ जरा। चरण, चरण तू कहाँ जा रहा है बेटा? अरे सुन तो सही, हुआ क्या है? अच्छा नहीं किया आपने। अच्छा क्या क्या अच्छा नहीं किया चरण? हम अपनी सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजार देते हैं कि हमारा कमाया कल हमारे बच्चों के काम आएगा। लेकिन अगर हम अपने जीते जी उन्हें प्यार, भरोसा, सद्भावना और संस्कारों की पूंजी नहीं दे पाए तो धन दौलत होने के बावजूद वो कंगाल ही रहेंगे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।